नमस्कार साथियों, मैं जगदीश बिश्नोई राही आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल राही बायोलॉजी एंड पोएट्री पे। आज हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में। बहुबीजाणुकता। यदि लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणुओं की संख्या है वो 4 से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीस्पोरी। अब पॉलीस्पोरी अपन दो प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1 पोलिनियम, जिसको हिंदी में कहते हैं पराग पिंड, और नंबर 2 कंपाउंड पोलन ग्रेन, जिसको कहेंगे संयुक्त पराग कण। इस दो प्रकार से जो पॉलीस्पोरी हो सकती है। अब पोलिनियम और कंपाउंड पोलन ग्रेन में फर्क क्या है? पोलिनियम का मतलब है कि पराग कण यदि परस्पर चिपक जाए, पराग कण परस्पर चिपक जाए, यानी लघु बीजाणु आपस में चिपक जाए और मुक्त नहीं हो, तो उसे अपन परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। ये किस में पाया जाएगा? कैलोट्रोपिस, यानी जो आग का पादप है उसमें ये अपन को देखने को मिलता है। ऐसी संरचना होती है इस प्रकार से, और यहाँ जो परागकण है वो इस प्रकार से आपस में चिपके हुए रहते हैं। दूसरा है कंपाउंड पोलन ग्रेन। इसमें क्या होगा? कंपाउंड पोलन ग्रेन में अनेक चतुष्क आपस में चिपके रहेंगे। यहाँ फर्क क्या है? वहाँ सिर्फ और सिर्फ परागकण या लघु बीजाणु आपस में चिपके थे, यहाँ पूरे के पूरे चतुष्क आपस में चिपके हैं। जैसे मान लीजिए ये चतुष्क है, ये दूसरे चतुष्क से आपस में चिपका हुआ है। ये स्थिति पाई जाती है ड्रोसेरा और टाइफा में। ड्रोसेरा और टाइफा में ये स्थिति पाई जाती है। अब हमने देखा कि ये लघु बीजाणु चतुष्क हैं, तो इनकी जो भित्तियां हैं जिनसे लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं, टेट्राड का निर्माण कर रहे हैं, इन भित्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है? केलोज। केलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इसका काम क्या है? यह है क्या करेगा? जैविक और अजैविक तनावों से लघु बीजाणुओं की सुरक्षा करेगा। क्या करेगा? जितने भी तनाव हैं जैविक और अजैविक प्रकार के, उनसे लघु बीजाणुओं की सुरक्षा करता है। ठीक है। अब केलोज जैसे ही लघु बीजाणु परिपक्व होते हैं तो एक एंजाइम है जिसका नाम है केलेज एंजाइम। इस केलेज एंजाइम के कारण ये केलोज है ये विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटित। विघटित होने से क्या होगा? ये भित्तियां जैसे ही घुल जाएगी, ये चारों के चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे। ये चारों लघु बीजाणु अलग हो गए। चारों लघु बीजाणु अलग होते ही कैसे हो जाते हैं? राउंड शेप्ड, गोलाकार हो जाते हैं। और गोलाकार लघु बीजाणुओं का दूसरा नाम क्या है? परागकण। अब यहाँ इसको परागकण कहा जाएगा। यदि परागकण का स्फुटन देखें, मतलब परागकण
पराग कोश से बाहर कैसे आएंगे? तो पराग कोश का स्फुटन यदि अपन देखें तो क्या पढ़ेंगे कि परिपक्व पराग कोश का फटना क्या कहलाएगा? पराग कोश का स्फुटन, जिसको अपन इंग्लिश में डेहिसेंस बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है स्फुटन? अपन ने पहले भी पढ़ा था जब अपन एंडोथीसियम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पराग कोश की भित्तियां पढ़ रहे थे। उसमें एक भित्ति थी एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम में कुछ कोशिकाएं थी जिनका नाम क्या था? स्टोमियम, यानी ओष्ठ कोशिकाएं। ये स्टोमियम कैसी थी नेचर में? हाइग्रोस्कोपिक, यानी आर्द्रता ग्राही। जैसे ही बाहर नमी मिली, जल की मात्रा आई, इन्होंने जल ग्रहण कर लिया, ये फूल गई और फट गई। फटने से क्या होगा? पराग कोश स्फुटित हो जाता है और पराग कण बाहर आ जाते हैं। अब इस स्फुटन की बहुत सारी विधियां हैं, अपन एक एक करके इन विधियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली मेथड है ट्रांसवर्स डेहिसेंस, यानी अनुप्रस्थ स्फुटन। इसमें क्या होगा? मान लीजिए अपन ये एक पराग कोश देखते हैं, इस प्रकार से संरचना है। यहाँ एक परागपुट है, ये चारों के चारों लघु बीजाणु धानियाँ। इन लघु बीजाणु धानियों में ये जो अक्ष है, ये अक्ष, ये कहलाता है पराग कोश की योजिका अक्ष, ठीक है। और ये वाला अक्ष कहलाएगा, ये पराग कोश अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो जो योजी है उसका अक्ष है और ये पराग कोश अक्ष। अनुप्रस्थ स्फुटन में क्या होगा? इस प्रकार से इस पराग कोश अक्ष के तल में यदि स्फुटन होता है तो उसको ट्रांसवर्स ये डेहिसेंस कहते हैं। ट्रांसवर्स डेहिसेंस किस में मिलेगा? यदि एग्जाम्पल की बात करें तो तुलसी, और हमने पढ़ा था स्ट्रोमियम कहाँ है? यहीं पे स्ट्रोमियम की कोशिकाएं पाई जाती है। किस लेयर की बात कर रहे हैं अपन? एंडोथीसियम, ठीक है। दूसरा प्रकार या विधि है वो है लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसेंस, ठीक है। इसको कहेंगे हम अनुदैर्ध्य, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है इसके जस्ट समकोण पर, यानी इस प्रकार से इसका स्फुटन होगा। तो यहां से स्फुटित हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा और यहां से हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है? धतूरा है, कपास है, ऐसे पादपों में ये पाया जाता है। अब तीसरी विधि आती है, कौन सी? छिद्र वाली, जिसको अपन कहते हैं छिद्रदार स्फुटन, इंग्लिश में कहेंगे पोरस। छिद्र में क्या होगा कि इनके शीर्ष पर, जैसे ये पराग कोश है, इसका शीर्ष यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इन छिद्रों से यदि पराग कण बाहर आते हैं तो इसको अपन पोरस डेहिसेंस या छिद्रदार स्फुटन कहेंगे। ये किस में पाया जाता है? जो काले बैंगन होते हैं जिनको अपन मकोई बोलते हैं,
मकोय में ये पाया जाता है, जिसको वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, सोलेनम नाइग्रम। नंबर 4 ये हैं पट्टिए, स्पुटन यानी सेप्टल, इसको एट्रियल भी बोलते हैं। पट्टिए स्पुटन कैसे होगा, यहाँ पट बन जाएंगे कौन से भाग में, इन दो लघु बीजाणु दानी के बीच के अंदर यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है। इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, 7 ऊतक भी पाए जाते हैं। इन 7 ऊतकों में एक स्प्लिट होता है, यानी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ एक पट का निर्माण होगा, जिससे लघु बीजाणुओं का या परागकणों का स्फुटन होता है। ये है बर्बेरी प्लांट में हमें देखने को मिला। अब हम पढ़ते हैं परागकण की संरचना। यानी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना में हम देखते हैं कि परागकण कैसा होगा, यूनिसेलुलर, यानी एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिके। दूसरी चीज मोनो न्यूक्लिएट, यानी इसमें केंद्रक कितने होंगे, एक, कोशिका कितनी, एक। नंबर 3 हैप्लॉइड, यानी अगुणित। अगुणित का मतलब क्या हुआ, गुणसूत्रों के कितने समुच्चय पाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। उसके बाद इसकी आकृति शेफ या शेफ कैसा है, वो है राउंड शेफ्ट, गोलाकार। ठीक, तो ये परागकण की बाह्य संरचना के अपन रूप में अपन ये देखते हैं कि ये गोलाकार है, जबकि कोशिकीय स्थिति देखें तो इसकी एक कोशिकीय है, केंद्रिकीय स्थिति एक केंद्रिकीय है, गुणसूत्रीय या आनुवंशिक स्थिति कैसी है, अगुणित, वो भी गुणसूत्र का एक समुच्चय लिए हुए हैं। अब इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार से एक केंद्रक है, ये कोशिका है, ये कोशिका द्रव्य है जिसमें रिक्तिका और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इसके सबसे बाहर की तरफ ये भित्ति है, इस बार वाली भित्ति को कहेंगे एक्साइन। यहाँ आपको छोटे छोटे एक्साइन के अंदर छिद्र दिखेंगे, जिनको हम कहेंगे जर्मपोर। क्या नाम देंगे, जर्मपोर, हिंदी में कहेंगे जनन छिद्र। और ये भित्ति जो दिख रही है अंदर वाली, इसको कहेंगे इंटाइन। ये बाह्य चोल है, ये अंतःचोल है और ये जनन छिद्र है। अब एक्साइन को देखें हम तो ये मोटी है, खुरदरी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अलंकृत है। अलंकृत का मतलब ऑर्नामेंटेड, बाहर से ये सपाट सतह वाली नहीं होती है, अलग अलग इसके रूप हो सकते हैं। तो इसको हम देखें तो ये धारीदार भी हो सकती है, ये कांटेदार भी हो सकती है, और ये जालिकावत भी हो सकती है। अब अपन ने पढ़ा था कि एक्साइन का निर्माण किससे होता है, तो स्पोरोपोलेनिन, एक प्रकार का कार्बनिक, जैव कार्बनिक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, इसलिए ये परत है एक्साइन, वो किसका काम करती है, प्रतिरोधी है, यानी बहुत सारे बाह्य जो आघात है उससे परागकणों की रक्षा करती है। दूसरी परत है इंटाइन। इंटाइन किसकी बनी हुई है, पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज का मतलब क्या हुआ, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, इन दो पदार्थों से मिलकर इसका निर्माण होता है। अब इसका काम क्या है, जब
परागण प्रक्रिया के बाद परागनाल का निर्माण होगा तो किसके द्वारा होगा? इंटाइन के द्वारा। ठीक। अब आता है तीसरा, जर्मपोर या जनन छिद्र। ये क्या है? ये बनते हैं एक्साइन के द्वारा। किसके द्वारा बनते हैं? एक्साइन के द्वारा। और इंटाइन द्वारा बनी हुई परागनाल इनमें से बाहर निकलती है। तो जर्मपोर सामान्यतया दो कंडीशन में मिलते हैं, एक मोनोकोलपेट और दूसरे हैं ट्राइकोलपेट। यानी परागकण में जनन छिद्रों की संख्या पर ये टर्म्स डिपेंड की गई है कि मोनोकोलपेट का मतलब है यदि परागकण की एक्साइन के अंदर एक ही जनन छिद्र हैं। जनन छिद्र कितने? एक ही जनन छिद्र हैं, तो उस स्थिति को कहेंगे मोनोकोलपेट। और यदि 3 उपस्थित हैं जनन छिद्र तो क्या कहेंगे? ट्राइकोलपेट। एक जनन छिद्र वाली स्थिति लगभग जिम्नोस्पर्म में मिलती है और 3 वाली मिलती है सभी पुष्पीय पादपों या एंजियोस्पर्म में, जो आवर्तबीजी हैं उनमें मिलती है। तो एंजियोस्पर्म में ट्राइकोलपेट कंडीशन पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि इस पोलन ग्रेन की एक्साइन तेलीय प्रकृति की हो जाती कभी कभी, जिसको अपन पोलन किट कहते हैं। इसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है, पोलन किट क्या है? तो परागकण की भित्ति तेलीय चिपचिपी हो जाती है उस स्थिति में अपन इसको क्या कहेंगे? पोलन किट कहेंगे। ये किस में होगी? ज्यादातर जो कीट परागित पादप हैं उनमें होगी। कीट परागित पुष्पों में ये कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। अब इस पोलन किट का काम क्या है? ये विशिष्ट रंग देता है, विशिष्ट गंध देता है और तीसरा काम है चिपचिपाहट पैदा करना। विशिष्ट रंग, अट्रैक्टिव रंग देगा, गंध देगा ताकि कीट उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, और चिपचिपाहट देगा ताकि कीट पराग कणों को लेकर परागण प्रक्रिया को संपन्न कर सके। इसके काम पोलन किट के अपन देखें तो 3 काम है मुख्यतया। नंबर 1 कीट आकर्षण, नंबर 2 कीट के शरीर पर पराग कणों का चिपकना, और नंबर 3 ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी पराग कणों की सुरक्षा करती है। अब इस पोलन किट का श्रावण किसके द्वारा किया जाएगा? ये ध्यान रखना है, टेपेटम के द्वारा। किसके द्वारा? टेपेटम के द्वारा। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद है क्या? अपन ने पढ़ा परागकण। ये परागकण अंकुरित होगा। कब होगा? परागण प्रक्रिया के बाद। कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर। परागकण अंकुरित होगा और किस में बदलेगा? नर युग्मकोद्भिद में। तो कहने का मतलब अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। और इसकी पहली कोशिका कौन है? नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका कहलाती है परागकण। परागकण नर युग्मकोद्भिद में कैसे बदलेगा? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मकोद्भिद में बदलेगा। अब होगा क्या? अपन पूरी प्रक्रिया इसकी देखें तो यह है लघु बीजाणु, या जिसको अपन परागकण कहेंगे। जीव द्रव्य गाढ़ा है,
एक रिक्तिका है, बहुत सारे कोशिकीय संगठक पदार्थ हैं वो इसमें है। अब यहाँ पर कोशिका आकार में वृद्धि कर बड़ी हो गई है, साइज इसकी बड़ी हो गई है, और पहला विभाजन होगा माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन कैसा होगा? अनइक्वल होगा, असमान समसूत्री विभाजन होगा। असमान समसूत्री विभाजन से क्या होगा? कोशिकाएं तो दो बनेगी, लेकिन दोनों कोशिकाएं आकार में बराबर नहीं होगी। एक कोशिका बड़ी हो जाएगी और दूसरी कोशिका छोटी रहेगी। हम बड़ी कोशिका को क्या कहेंगे? कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका कहलाएगी वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका क्या कहलाएगी? जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। क्या कहलाएगी? जनन कोशिका। अब इन दोनों में फर्क क्या है? कायिक कोशिका के अंदर आरएनए की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि जनन कोशिका में आरएनए की संख्या कम होती है। ये एक बहुत अच्छा फर्क है और महत्वपूर्ण फर्क है। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका में फर्क क्या है? नंबर 1, ये बड़ी है और जनन कोशिका छोटी है। ये तो सिंपल फर्क है। यदि हम आनुवंशिकी फर्क देखें तो आरएनए की संख्या कायिक कोशिका में अधिक होगी। जीव द्रव्य भी कायिक कोशिका में ज़्यादा होगा, जनन कोशिका में कम होगा। इनके केंद्रक हैं, दोनों में एक एक केंद्रक है। अब क्या होगा? अब आगे की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है। यह सामान्य विभाजन परागण से पहले भी हो सकता है, परागण के बाद में भी हो सकता है। परागण से पूर्व, परागण के बाद। परागण से पूर्व तो ये विभाजन हो गया अनइक्वल माइटोसिस, ठीक है। परागण के बाद में क्या होगा? ये जनन कोशिका जो अपन इस प्रकार से देख रहे हैं, ये जनन कोशिका अपना रूप परिवर्तन करती है। कैसे? ये पहले गोल हो जाएगी, उसके बाद में हो सकता है मुद्राकार हो जाए, हो सकता है कर्मी रूप में हो जाए, हो सकता है तंतु रूप में हो जाए। ये अपन इसके रूप परिवर्तन देख सकते हैं कि परागण के बाद। अब परागण के बाद होगा क्या? जैसे ही परागण होगा, परागनाल का निर्माण होगा। परागनाल का निर्माण होगा तो ये प्रक्रियाएं किस में होती है? परागनाल। परागण से पहले सिर्फ और सिर्फ अनइक्वल माइटोसिस होता है, जिसमें दो कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ परागण से पहले जो नर युग्मकोद्भिद की स्थिति है वो कैसी है? 2 सेल्ड है, 2 कोशिकीय। जबकि परागण के बाद परागनाल में ये कोशिकीय स्थिति कितनी हो जाती है? 3 सेल्ड। अब कई बार क्या होता है कि ये 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज पराग कोश में हो जाती है। परागण से पूर्व भी कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है, यानी पराग कोश के स्फुटन से पहले ही 3 कोशिकीय अवस्था आ जाती है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि पराग कण पराग कोश से मुक्त होते हैं, तो आपको आंसर देना है 2 कोशिकीय अवस्था में। क्या आंसर देना है? 2 कोशिकीय अवस्था में। परागनाल में 3 सेल्ड स्टेज कैसे आएगी? ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जनन कोशिका है, ये क्या करेगी? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करेगी, जिससे 2 केंद्रक बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 केंद्रक बनेंगे। ये दोनों केंद्रक जैसे ही साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, 2 नर युग्मकों के रूप में अलग हो जाएंगे। तो इनको अब अपन क्या कहेंगे? नर युग्मक।
तो मान लीजिए कि ये पराग कण अंकुरित हुआ है, ये इसके एग्जाइम जो जनन छिद्र के द्वारा परागनाल बाहर निकालती है। परागनाल किसके द्वारा निर्मित हुई है? एंटाइन के द्वारा। इस परागनाल में अब स्थिति अपन को क्या देखने को मिलेगी? ये नर युग्मक, ये नर युग्मक और सबसे आगे की तरफ ये कायिक कोशिका, ये कायिक कोशिका, इसका जीव द्रव्य है वो डीजनरेट हो गया है। अब ये सिर्फ केंद्रक ही दिख रहा है अपन को, तो इसको अपन कायिक केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस। ये दोनों क्या है? नर युग्मक यानी मेल गैमेट। तो इस प्रकार से कुछ पादपों में क्या होगा कि परागण प्रक्रिया से पहले, यानी परागण प्रक्रिया से पहले का मतलब हुआ परागकण अंकुरित नहीं हुआ है, परागकण अंकुरण से पहले ही ये विभाजन हो जाता है और 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है। ये पाया जाएगा कुछ पादपों में, जैसे पोर्चुला का है, होलोप्टिलिया है, यानी पोर्चुला का और होलोप्टिलिया। इन पादपों में ये 3 कोशिकीय अवस्था परागण प्रक्रिया से पहले हो जाती है, परागकण अंकुरण से पहले हो जाती है। बाकी ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में 3 कोशिकीय जो 3 सेल्ड स्टेज आती है वो परागण के बाद आती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।